मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप सभी का आज के लेक्चर के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है जीपीएस। आप लोग रोज़ अपने मोबाइल पर जीपीएस यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जीपीएस किस तरह से वर्क करता है। जीपीएस एक उपग्रह आधारित नेविगेशन तथा स्थान निर्धारण प्रणाली है। अर्थात जीपीएस जो है वो एक स्थान निर्धारण प्रणाली है, और जब इस प्रणाली से आपके मोबाइल का या आपके जीपीएस रिसीवर का स्थान निर्धारित हो जाता है तो इसका प्रयोग जो है वो नेविगेशन के लिए भी किया जाता है। जीपीएस सिस्टम पृथ्वी की सतह या उसके करीब स्थित जीपीएस रिसीवर की स्थिति दर्शाता है। इसकी एक्यूरेसी 30 सेंटीमीटर तक है। जीपीएस सिस्टम की सेवा सर्वप्रथम यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1973 में आरंभ की थी तथा वर्तमान में इसमें लगातार एनहेंसमेंट किए गए। यूएसए इस द्वारा यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा रोकी भी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि जो ये जीपीएस सेवा है, इसको सबसे पहले यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसका इन्वेंशन किया और उसके बाद इसका डिफेंस में प्रयोग किया और बाद में 1973 में इसका कमर्शियल उपयोग प्रारंभ किया। यह एक विशेष जीपीएस सुविधा है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है और कंट्रोल की जाती है, और यह मुफ्त में पूरी दुनिया के लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, किंतु उनके पास पूरा कंट्रोल है, अतः ये जब चाहें इस सुविधा को रोक भी सकते हैं। जैसे कि 1999 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ में कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय यह सुविधा रोक दी गई थी, जिसके कारण हमारा जो प्रक्षेपास्त्र वगैरह का जो युद्ध था वो प्रभावित हुआ था। अब हम देखते हैं कि जीपीएस किस तरह से कार्य करता है। जीपीएस सिस्टम में 6 ऑर्बिट्स में 24 उपग्रह 20,180 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अर्थात इस सिस्टम में, यहाँ पर हम पिक्चर में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर में अर्थ बनाई हुई है ना, और इसमें 6 ऑर्बिट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक ऑर्बिट में 4-4 सैटेलाइट्स जो हैं वो निरंतर घूम रही हैं, और इस तरह से कुल 24 सैटेलाइट जो हैं वो जीपीएस सिस्टम को बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि यह जीपीएस सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो है 3D स्पेस बनाया हुआ है। ये देखिए 3D स्पेस जो है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 3 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, x, y और z। ये देखिए x, y और z। यहाँ पर एक बिंदु है और उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है xr, yr, zr। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किसी भी स्थान का स्थान निर्धारण करने में उपयोग किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में कि यह कैसे कार्य करता है। देखिए हम ये फिगर देखेंगे। इस फिगर में सेंटर में यहाँ पर अर्थ है। अर्थ के ऊपर हमने अर्थ का जो सेंटर है वो देखिए, यहाँ पर अर्थ का सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। अर्थात इस पूरे स्पेस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो अर्थ का सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर है। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर हमने एक पॉइंट लिया XR, YR, ZR। अब हमको इसके यही कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 सैटेलाइट्स जो हैं, 1 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट और 4 सैटेलाइट। जीपीएस सिस्टम में लोकेशन निर्धारण के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट का होना आवश्यक है। 3 सैटेलाइट में भी हो जाता है, किंतु हम अभी यहाँ पर 4 सैटेलाइट का कार्य समझेंगे। तो 4 सैटेलाइट का होना आवश्यक है। अगर कोई भी जीपीएस रिसीवर पृथ्वी की सतह पर स्थित है
तो उसको किसी भी समय जीपीएस सिस्टम की 24 में से 4 सैटेलाइट अवश्य दिखाई पड़ेंगी, और ये 4 सैटेलाइट जो हैं वो निरंतर 24 सैटेलाइट जो हैं वो निरंतर अपनी पोजीशन एक्स वाई जेड और साथ में टाइम का स्टैम्प यानी टाइम, ये जो इन्फॉर्मेशन है निरंतर प्रतिक्षण हर सैटेलाइट ये ब्रॉडकास्ट करते रहती है। तो जब किसी जीपीएस रिसीवर को अपना लोकेशन फाइंड करना रहता है तो उस समय उसको जो 4 सैटेलाइट उसको लाइन ऑफ साइट में दिखाई पड़ती हैं, उनसे वह जीपीएस रिसीवर सिग्नल रिसीव करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले X1 ये फर्स्ट सैटेलाइट है, उसकी जो लोकेशन है वो है X1 Y1 Z1, और इसका जो टाइम समझो जिस टाइम पे इसने सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया वो है T1, और इसकी दूरी जो पृथ्वी के पॉइंट से है वो है D1। इसी तरह से है सैटेलाइट नंबर 2, सैटेलाइट नंबर 3, सैटेलाइट नंबर 4, है ना, और सबकी दूरी जो है वो इसकी D2 है, D3 है, D4 है। अब इतनी जो डेटा जो प्रेजेंट है, डेटा जो है इसके हिसाब से अब कैलकुलेशन किया जाएगा। तो हम देखते हैं आगे कि जीपीएस जो है वो कैसे कैलकुलेशन करता है। पृथ्वी के ऊपर किसी भी बिंदु से कम 4 उपग्रह लाइन ऑफ साइट में दिखाई पड़ते हैं। ये उपग्रह अपनी स्थिति एक्स वाई जेड तथा समय टी की जानकारी पृथ्वी को निरंतर ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। पृथ्वी पर स्थित जीपीएस रिसीवर उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करता है और ट्राइलेटरेशन विधि अर्थात ट्राइलेटरेशन विधि मतलब कि जिसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है, ट्राइलेटरेशन विधि द्वारा अपनी स्थिति के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की गणना करता है। मतलब जो कैलकुलेशन होते हैं वो जीपीएस रिसीवर के अंदर ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ कैसे इक्वेशंस हैं। थोड़े कठिन इक्वेशन दिख रहे हैं किंतु आप समझेंगे तो बहुत ही सरल हैं। यहाँ पर इक्वेशंस हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला इक्वेशन जो है इसमें D1 इज इक्वल टू S इंटू T1 माइनस TR। यहाँ पर S जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की गति है, मतलब कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर T1 जो है वो G1 वो पहली सैटेलाइट का टाइम स्टैम्प है, मतलब सैटेलाइट जब सिग्नल भेज रहा है तो किस टाइम पे उसने सिग्नल भेजा वो T1 है। और TR जो है वो जीपीएस रिसीवर द्वारा सिग्नल रिसीव करने का एग्जैक्ट टाइम है TR। तो T1 माइनस TR करने से सैटेलाइट से इस पॉइंट तक आने में कितना समय लगा सिग्नल को, ये कैलकुलेट हो जाता है T1 माइनस TR। अब जब हम इस टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड से तो डिस्टेंस निकल जाता है। तो इस तरह से डिस्टेंस D1, डिस्टेंस D2 और डिस्टेंस D3 जो है वो कैलकुलेट हो जाते हैं। अब जो है इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये डिस्टेंस D1 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला जो है वो किन्हीं भी दो बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दो बिंदु कौन से हैं, X1 Y1 Z1 और XR YR ZR। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकला वो है X1 माइनस XR का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस YR का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस ZR का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल इक्वेशन 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दर्शाता है। तो इस तरह से पहले इक्वेशन में हमको ये 3 मिल गए और बराबर D1, ठीक है। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन की ये इक्वेशन लिखेंगे बराबर D2 की वैल्यू निकल चुकी है। इसी तरह से D3 की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब ये 3 इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो अननोन वेरिएबल है जो है XR YR ZR उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये ही 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट करता है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि टाइम। तो जितनी भी सैटेलाइट हैं 24 सैटेलाइट, वो उन सभी पर एटॉमिक क्लॉक लगी रहती है और सभी सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक एग्जैक्टली साथ में चलती है, मतलब कि एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज्ड है ना। लेकिन जो जीपीएस रिसीवर है, जीपीएस रिसीवर की जो क्लॉक है
वो भी इन सैटेलाइट की क्लॉक के साथ में सिंक्रोनाइज्ड होना बहुत आवश्यक है। अगर ये क्लॉक गलत समय दिखाएगी तो ये जो डिफरेंस है T1 माइनस टी आर और T2 माइनस टी आर, T3 माइनस टी आर, ये गलत कैलकुलेट होंगे, है ना। और गलत कैलकुलेट होंगे तो जो रिजल्ट आएगा X1 Y1 Z1 वो गलत आएगा। इसका मतलब कि जो क्लॉक्स हैं, जो जीपीएस रिसीवर की क्लॉक है, वो सभी सैटेलाइट की क्लॉक के साथ में सिंक्रोनाइज होना आवश्यक है। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या होगा, इनका एक ऑफसेट टाइम होगा, मतलब कि जो टाइम का अंतर है दोनों घड़ियों में, है ना, वो टाइम का अंतर जो है ऑफसेट टाइम कहलाता है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तब चौथी सैटेलाइट का उपयोग होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम माने कि जीपीएस रिसीवर की क्लॉक और सैटेलाइट की क्लॉक में अगर टाइम का ऑफसेट है तब चौथी सैटेलाइट का उपयोग होगा। कई बार ऐसा होता भी है क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर एटॉमिक क्लॉक होती है, लेकिन जो जीपीएस रिसीवर है उसकी कीमत कम रखना पड़ती है तो उसकी क्वार्ट्ज क्लॉक होती है, तो इनके बीच में टाइम ऑफसेट होना हो सकता है, टाइम ऑफसेट। तो अगर टाइम ऑफसेट होगा तो इस इक्वेशन में एक ऐड हो जाएगा एक डेटा, और वो है एस इंटू डेल टी। डेल टी जो है वो घड़ियों में टाइम का अंतर है ना, और मल्टीप्लाइड बाय जब स्पीड करेंगे तो डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस जो है ये प्लस माइनस हो जाएगा किसमें, इस इक्वेशन में, है ना। ये इक्वेशन भी डिस्टेंस का है और ये जो आ रहा है एस इंटू डेल टी ये भी डिस्टेंस आ रहा है, तो ये इसमें प्लस और माइनस दोनों है। मतलब कि अगर ऑफसेट जो है, कोई घड़ी अगर पीछे चल रही है, जीपीएस रिसीवर की घड़ी या तो पीछे चल सकती है या आगे चल सकती है, इसके हिसाब से डेल टी जो है वो प्लस या माइनस होगा, है ना। तो चौथे सैटेलाइट का उपयोग जो है वो इस तरह से होता है। जीपीएस रिसीवर अपने स्थान की गणना एक्स वाई जेड में करता है, किंतु इसको ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड में दर्शाता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अपने मोबाइल पर भी, जब हम देखते हैं जीपीएस ऑन करते हैं, लोकेशन देखते हैं, तो हमको वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दिखती है। यहाँ पर अक्सर जो है वो एल्टीट्यूड यानी हाइट नज़र नहीं आती है, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हम पृथ्वी के सतह पर समुद्र तल के लेवल पर खड़े हुए हैं और हाइट की हमें आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन हाइट की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आप जैसे हिमालय के एक्सपीडिशन पे गए हैं यात्री, ट्रैकर्स, है ना, तो उनको हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, तब उनके जीपीएस रिसीवर में तीनों चीज़ दिखेंगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हाइट। इसी तरह से अगर कोई ड्रोन है जो सर्विलियंस कर रहा है, या एयरक्राफ्ट है, या मिसाइल्स हैं, तो उनका जो जीपीएस रिसीवर होगा उनको हाइट की भी आवश्यकता है, तो वहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होंगे। जबकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिंपल साधारण स्मार्टफोन है उसके जीपीएस रिसीवर में हमको सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही नज़र आता है, क्योंकि हमको एल्टीट्यूड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो तीन इक्वेशंस लिखे हुए हैं ये एक्स वाई जेड और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का रिलेशनशिप दर्शाता है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आर इंटू कॉस लैटिट्यूड इंटू कॉस लॉन्गिट्यूड। इसी तरह से आगे के तीन इक्वेशन है। r की वैल्यू है जो r यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि 6371 किलोमीटर्स है। तो हमने यहाँ पर जो है अच्छे से समझ लिया कि जीपीएस कैसे कार्य करता है। यह बहुत ही साधारण सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि सिग्नल कैसे आ रहे हैं जीपीएस के। जीपीएस रिसीवर जो है वो सिग्नल को रिसीव अच्छे से कर रहा है, तो सारी की सारी जो उसकी जो स्थिति है उसकी गणना एकदम जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि स्थान निर्धारण की अन्य प्रचलित प्रणालियाँ कौन कौन सी है। जैसे कि जो जीपीएस है वो यूएसए द्वारा संचालित है, लेकिन जिस तरह से यूएसए ने ये प्रणाली आरंभ की है, ये सेवा आरंभ की है, इसी तरह से अन्य देशों ने भी जीपीएस सेवा आरंभ की है। जैसे कि ग्लोनास, GLONASS, इसका फुल नेम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यह रशिया द्वारा स्थापित तथा संचालित प्रणाली है। इसमें 24 ऑर्बिट्स हैं तथा 26 उपग्रह हैं। ये 19,130 किलोमीटर की ऊंचाई की ऑर्बिट्स में गति करते हैं तथा 28
मीटर तक की एक्यूरेसी तक स्थान निर्धारण करते हैं। तो ये एक अन्य सेवा है जो कि रशिया जो है, जो कि यूएसए का कॉम्पिटिटर है एक तरह से, तो रशिया के द्वारा ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की प्रणाली की सेवा दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गैलीलियो नाम की भी एक सेवा है जो कि यूरोप जिसको संचालित करता है ना। और बीडो ये भी एक सेवा है जो कि चाइना के द्वारा दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि QSZZ जो है ये जापान द्वारा दी जाती है। ये रीजनल नेविगेशन प्रणाली है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को कवर करती है। अब हम देखते हैं, मैं अपने अंतिम पॉइंट पर आ रही हूँ कि IRNSS जो प्रणाली है वो इंडिया के द्वारा संचालित तथा स्थापित प्रणाली है। इंडिया ने IRNSS को नाविक भी कहा जाता है। इंडिया के इसरो यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2013 से 2018 के बीच यह सिस्टम स्थापित किया है ना। तो यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इसका कवरेज इंडिया के चारों ओर 1600 किलोमीटर है तथा इसकी एक्यूरेसी 30 सेंटीमीटर है। इसमें 7 उपग्रह हैं जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट कर रहे हैं। ये ऑर्बिट्स जो हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं। मतलब कि जो इंडिया का जो IRNSS सिस्टम है ये रीजनल है, इसलिए इसको कवर करने के लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स का उपयोग किया गया है जो कि स्टेशनरी दिखाई पड़ती हैं। और ये सेटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ये स्थापित हैं। तो इन सेटेलाइट्स का जो फुटप्रिंट है वो इंडिया के चारों ओर 1600 किलोमीटर का घेरा बना के पूरा कवर करता है। मतलब कि ये सेवा मुख्यतः इंडियंस के लिए इंडिया ने ही, अपने देश ने ही ये लॉन्च की है। इस सेवा के द्वारा डिफेंस के पर्पस, डिफेंस को भी सेवा दी जाती है और सिविलियंस के लिए भी ये सेवा है। डिफेंस के लिए ये जो है इनके मिसाइल्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है ना। और इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि सिविलियन यूज़ के लिए जो सेवा दी जाती है उसकी एक्यूरेसी थोड़ा कम है। अब हम कुछ ही समय बाद देख पाएंगे कि ऐसे मोबाइल्स आ जाएंगे जो कि IRNSS एनेबल्ड होंगे, यानी कि अब हमको अपनी लोकेशन के लिए GPS ना हो देख के हम IRNSS में अपनी लोकेशन देख पाएंगे। तो वो समय दूर नहीं है, ऐसे मोबाइल्स भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। और मैं फिर से कहूँगी कि ये इसरो की बहुत बड़ी सफलता है और हमारे देश का बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इस तरह से मैं आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने पसंद भी किया होगा। तो अगर आपने पसंद किया है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं जल्दी ही आपके लिए अगला लेक्चर तैयार करके प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, सी यू सून।